गुड मॉर्निंग। सेकेंड ईयर मैथ्स आपके पेपर 2 में हम लोग कर रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में आपके नेक्स्ट जो है चैप्टर रहेगा विचित्र हल। ठीक है, विचित्र हल। अब जैसे कि पिछले जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि P के लिए हल होने योग्य, Y के हल होने योग्य, X के हल होने योग्य समीकरण, उसमें क्या होता था कि एक फैक्टर को हम लोग छोड़ देते थे और मैं बार बार यही एक लाइन दोहराती थी कि इससे जो है हमें विचित्र हल प्राप्त होगा, इससे हमें विचित्र हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो विचित्र हल जो है किस तरह से ज्ञात करते हैं हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले जो है विचित्र हल होता क्या है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी समीकरण हल करते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक अवकल समीकरण है, एक अवकल समीकरण इस तरह की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। ठीक है, ये इस प्रकार की कोई मेरे पास एक अवकल समीकरण है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस, ये तो मैंने सॉल्यूशन लिखा, a अपॉन पी। अब आ जाए यहाँ पे p का मान कितना है, p है dy बाय dx। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये मेरे पास एक अवकल समीकरण है और ये अवकल समीकरण का रूप कौन सा है, क्लोरेट का है। ठीक है, जो कि क्लोरेट रूप में है, जो कि क्लोरेट रूप में है। तो समीकरण का हल कैसे लिखेंगे, समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस, यहाँ पे c की जगह पे मैं m लिखूंगी, एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। देखिए m क्यों लिख रही हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, कांस्टेंट लिखना है तो m क्या है यहाँ पे, अचर। m क्या है यहाँ पे, अचर। तो आप जानते हैं कि ये हमने समीकरण लिखी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन m। अब मैंने कह दिया कि m जो है अचर है, तो आप जानते हो कि m के अलग अलग मान जो है हम लोग रख सकते हैं इस समीकरण में। जब भी हम लोग जो है कोई भी अवकल समीकरण हल करते हैं तो उस अवकल समीकरण में जो है क्या होता है, अचर आता है। ठीक है, अचर आता है, तो हम उस अचर के जो है कई मान जो है उस समीकरण में रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ध्यान दें, यहाँ पे ये ध्यान दें तो ये समीकरण जो है कौन सी है, एक सरल रेखा की समीकरण है। ठीक है, तो मैं इसको अगर इस तरह से लिखूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तौर पे लिखूं और c इज इक्वल टू ए अपॉन एम लिख देती हूँ। ठीक है, c इज इक्वल टू ए अपॉन एम लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये समीकरण कौन सी, एक सरल रेखा की है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसमें जो है हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है अलग अलग मान रखकर, ठीक है, ए तो हमारे पास फिक्स होगा, लेकिन एम का जो है अलग अलग मान रखकर जो है हम बहुत सारी लाइन जो है यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो अगर मैं ये करना चाहूँ, मैं कहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि सारी की सारी स्ट्रेट लाइन जो है वो बना लेती हूँ। तो अगर मैं बनाऊंगी तो ये इस तरह की आकृति जो है आपको मिलेगी, जैसे यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे इस तरह से आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलती जाएगी। अब ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइन, मैंने छोटे छोटे से पार्ट बनाए इसके, है ना, वो बहुत लंबी लंबी बनेगी। इस तरह से बनाती जाऊंगी मैं, m का मान जो है अलग अलग करती जाऊंगी और इस तरह से जो है रेखाएं खींचती जाऊंगी, फिर m का मान चेंज करूंगी, फिर रेखाएं खींचती जाऊंगी। तो ये आकृति जो है कुछ इस प्रकार की बनेगी। और इस आकृति पे अगर आप ध्यान दें तो ये आकृति जो है क्या होगी कि ये एक परवलय का रूप ले लेगी, ये परवलय का रूप ले लेगी। क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक अवकल समीकरण है, मैं फिर से दोहराती हूँ, इसको मैंने हल किया, चलिए मैंने ये हल कर दिया। हल करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये समीकरण जो है किसकी है, एक सरल रेखा की, यानी कि स्ट्रेट लाइन की समीकरण है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे m के मान जो है मैं बदलती गई हूँ। a तो मेरा फिक्स है, a जितना है उतना फिक्स है, लेकिन m के मान जो है मैं बदलती जा रही हूँ। m के मान जैसे ही बदलती जा रही हूँ तो मुझे सरल रेखाएं जो है प्राप्त होती जा रही है, प्राप्त होती जा रही है। और ये प्रोसीजर जो है अनंत तक चलेगा, ये प्रोसीजर जो है पूरा अनंत तक चलेगा। तो जब हम लोग ध्यान दें तो ये जो है सारी अगर स्ट्रेट लाइन को एक साथ इकट्ठा इस तरह से अगर मैं ग्राफिकली बताना चाहूं तो ये एक जो है परवलय का रूप ले लेगा। ठीक है, परवलय का रूप ले लेगा। अब यहाँ पे जो है
ये मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचती हूँ, देखेंगे कि ये जो सरल रेखा थी वो किससे प्राप्त हुई मुझे, ये सरल रेखा मुझे प्राप्त हुई मेरे पास जो अवकल समीकरण थी उसको हल करने के बाद जो हल आया उससे प्राप्त हुई। तो परवलय क्या करेगा, उसको एक ही बिंदु पर जो है यहाँ पर इसको स्पर्श करेगा, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। ठीक है, फिर जो है एक और मैं सरल रेखा ले रही हूँ तो वो यहाँ पर इस तरह से, अब देखिए मैं सिर्फ थोड़ी सी ले रही हूँ, थोड़ी सी मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आप जानते हैं ये बहुत नजदीक नजदीक होंगी, जो भी सरल रेखा है बहुत नजदीक नजदीक होंगी, क्योंकि जैसे आप m का मान बदल जाओगे सरल रेखा बदल जाएगी। तो इस तरह से जो है अगर दूसरी एक लाइन ले लूं तो ये, तो अब जो है ये जो सरल रेखाएं हैं वो इस समीकरण का हल है। ठीक है, ये सरल रेखाएं क्या है, वो मेरी दी हुई अवकल समीकरण का हल है। क्यों क्यों हल है, क्योंकि उसमें अचर आता है, अचर चेंज करके हम लोग बता सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रही है, परवलय को जो है स्पर्श करती हुई चल रही है, परवलय को स्पर्श करती हुई चल रही है, यानी कि परवलय जो है एक तरह से इसका इस समीकरण का हल तो है, इस समीकरण का हल तो है, लेकिन पूरा का पूरा हल नहीं है, व्यापक हल नहीं है। ठीक है, पूरा जो है इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक m का मान रखेंगे उसमें एक बार जो है एक बार एक ही सरल रेखा को यहाँ पे मेरा परवलय जो है उसको स्पर्श करेगा, फिर m का मान बदलोगे फिर दूसरी सरल रेखा आएगी, वहां पे मेरा परवलय जो है उसको दूसरी रेखा पर स्पर्श करेगा। लेकिन ये इसका जो परवलय है वो इस मेरी जो अवकल समीकरण का जो है व्यापक हल नहीं है, व्यापक हल नहीं है। व्यापक हल तो क्या है, सारी सरल रेखाएं हैं। तो ये जो परवलय है ये इसका विचित्र हल है, ये इसका विचित्र हल है। विचित्र हल क्या होता है कि हल होता है लेकिन नहीं भी होता है। ठीक है, हल होता है नहीं भी होता है। क्यों हल है, क्यों, क्योंकि एक एक पॉइंट पे जो है वो टच करती जा रही है सारी रेखाएं, क्योंकि ये जो है अब मैं क्या करूंगी, सरल रेखाओं का कुल, ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं का कुल जो है वो क्या कर रहा है, इस परवलय को जो है स्पर्श करता हुआ जा रहा है। तो प्रत्येक सरल रेखा जो है वो क्या है, इस मेरी जो अवकल समीकरण का हल है, प्रत्येक सरल रेखा जो है इस अवकल समीकरण का हल है। लेकिन इसका जो है, इसका जो ये जो पैराबोला बन रहा है हमारा, ठीक है, परवलय यानी कि पैराबोला बन रहा है, वो जो है इसका हल होकर भी हल नहीं है। तो इसका हल जो है तो क्या कहेंगे उसको, अगर ये इसका हल है और नहीं भी है तो वो है विचित्र हल, वो है विचित्र हल। ठीक है, अब जो है विचित्र हल जो है वो क्या होता है, एनवलप होता है। ठीक है, एनवलप आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। विचित्र हल जो है क्या होता है कि एनवलप होता है। एनवलप का मतलब ही होता है कि कवर, यानी कि क्या करता है कि वो सारे जो है वक्रों के कुल, जो भी पूरा वक्रों के कुल है उनको एक साथ जो है वो कवर कर लेता है। ठीक है, एक साथ कवर कर लेता है। तो यहाँ पे भी जो है मेरा क्या है कि इन सरल रेखाओं का कुल है, यानी कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसको ये परवलय क्या कर रहा है, एकदम से पूरा कवर कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है। तो ये जो है क्या है, इन सरल रेखाओं का जो परवलय है वो क्या है, एनवलप है, एनवलप है। अब देखिए मैंने तो आपको इस तरह से बताया, ठीक है, मैंने इस तरह से बताया, लेकिन यहाँ पे जो है आप अगर एनवलप ज्ञात करना चाहो तो एनवलप भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको मैं समीकरण नाम 1 दे रही हूँ। ठीक है, ये है मेरे समीकरण नंबर 2। और आप जानते हैं ये क्या है, ये क्या है, कोई भी सरल रेखा अगर किसी परवलय y² = 4x को अगर स्पर्श करती है तो उसके लिए शर्त क्या है कि c = a/m होना चाहिए, c = a/m होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग स्कूल में जो है हमने 2 डायमेंशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये था कि सरल रेखा अगर कोई भी स्पर्श करती है परवलय को तो स्पर्श करने की शर्त क्या होती है, स्पर्श करने की शर्त जो है वो ये होती है, कौन सी, कि c = a/m, c = a/m। अब देखिए यहाँ पे जो है
ये क्या लिखेंगे कि यह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है, सरल रेखा को प्रदर्शित करती है जो परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को स्पर्श करती है, जो परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को स्पर्श करती है। अब मैं लिखूंगी कि m के भिन्न भिन्न मानों, m के भिन्न भिन्न मानों से प्राप्त हल समीकरण एक तथा परवलय के समीकरण 2, ठीक है, परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देखिए m के भिन्न भिन्न मान, जैसे ही m का मान बदला वो कहीं ना कहीं एक जो है परवलय को जो है स्पर्श करेगा। यहाँ पे जो है आप एक रफली जो है डायग्राम जो है बना सकते हैं, ठीक है, रफली डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इस तरह से कि एक जो है सबसे पहले जो है आप परवलय बना लें, फिर जो है यहाँ पे जो है इस तरह से सरल रेखाएं बना लें, क्योंकि ये विचित्र हल समझने का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से हैं, दूसरे अन्य भी हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही सरल और सिंपल एग्जाम्पल है कि जिससे हम लोग विचित्र हल को समझ सकते हैं। तो विचित्र हल जो है वो क्या होता है कि एक तरह का एनवलप ही होता है, एक तरह का एनवलप ही होता है। चलिए अब मैं जो क्या करती हूँ कि मेरे पास ये व्यापक हल है, ठीक है, समीकरण का व्यापक हल मेरे पास पड़ा है, मैं इसी से जो है इसका एनवलप ज्ञात करती हूँ, तो देखती हूँ कि क्या मिलता है मुझे, ठीक है। एनवलप जो है किस तरह से ज्ञात करते हैं कि हमारी जो दी हुई समीकरण होती है उसमें जो भी अचर होता है विद्यमान, ठीक है, जो भी अचर विद्यमान होता है उस अचर के सापेक्ष जो है उसका आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, आंशिक अवकलन करते हैं, और आंशिक अवकलन करने पर जो है हमें जो भी मान प्राप्त होता है उसका जो है हम अपनी समीकरण के साथ विलोपन करते हैं। अचर का क्या कर लेते हैं, समीकरण के साथ जो है विलोपन करने पर जो है हमें विचित्र हल यानी एनवलप जो है हमें प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ईयर की विधि में यहाँ पे करने जा रही हूँ, जो कि अलग है, यहाँ पे जो है कहीं पे भी नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ कि ये देखिए किस तरह से जो है हमें एनवलप प्राप्त होता है। और वही जो है क्या होता है, हमारे जो भी हमारे वक्रों का कुल होता है उसका जो है विचित्र हल होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जो है एनवलप ही हमारे वक्रों के कुल का जो है विचित्र हल होता है। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 है, तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू differentiating equation 2 with respect to m, क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो y का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे m का कितना हो जाएगा 1, तो ये रहेगा यहाँ पे x, फिर प्लस यहाँ पे क्या है a तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, मैं सीधा ही लिख दूं कि x इज इक्वल टू a अपॉन m स्क्वायर। तो अब मैं सीधे ही लिख दूं कि m स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a अपॉन x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, m इज इक्वल टू हो जाएगा रूट a अपॉन x, ठीक है। अब जो है मेरी समीकरण कौन सी थी, y इज इक्वल टू mx और a अपॉन m। लिखेंगे कि m का मान
m का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण जो है उसमें क्या है mx, यानी कि यह जाएगा रूट ए अपॉन एक्स इंटू एक्स, और a था और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ए अपॉन एक्स, रूट ए अपॉन एक्स। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो देखेंगे कि रूट एक्स जो है यहाँ पे एक बार जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा y इज इक्वल टू रूट ए और रूट एक्स। यहाँ पे जो है ये एक रूट एक्स जो है ऊपर चला जाएगा और a है यहाँ पे, तो एक बार जो है रूट a जो है कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से रूट a और यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ए रूट एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का 4 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए किस तरह से जो ये यहाँ पे जो कि क्या है एक पैराबोला है, ठीक है, क्या है ये पैराबोला है यानी कि परवलय है, तो ये जो है एनवलप ही जो है हमारे जो है वक्रों के कुल का जो है एनवलप, वही जो है हमारी दी हुई अवकल समीकरण का विचित्र हल होता है, दी हुई अवकल समीकरण का विचित्र हल होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि किस तरह से जो है हम लोग विचित्र हल ज्ञात कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी अगर अवकल समीकरण दी हुई हो तो उसका विचित्र हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई भी अवकल समीकरण दी हुई होगी तो सबसे पहले तो हमको उसका सॉल्यूशन जो है यानी कि व्यापक हल जो है वो ज्ञात करना होगा, फिर उस व्यापक हल और दी हुई समीकरण से ही जो है हम उसका विचित्र हल जो है ज्ञात करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि P के लिए हल होने योग्य, Y के लिए हल होने योग्य और X के हल होने योग्य समीकरणों में हम लोग क्या कर रहे थे, एक जो है गुणनखंड को छोड़ देते थे। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि उसी तरीके से जो है कुछ उसका हल ज्ञात करके और जो है इसमें विवेचक, ठीक है, विवेचक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले विवेचक शब्द क्या है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है, विवेचक शब्द क्या है वो बता दूं और उसके बाद जो है आगे जो है मैं प्रोसीड करूंगी, क्योंकि इसमें आएगा शब्द तो फिर जो है आपको ध्यान में होना चाहिए कि विवेचक होता क्या है। आपने श्रीधराचार्य जो है अच्छी तरह से पढ़ा है, उसमें हम लोग जो है इस तरह से डेल्टा लिखते थे। ठीक है, डेल्टा लिखते थे। डेल्टा क्या होता था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ही क्या कहते थे विवेचक। विवेचक भी बोलते हैं, विविध कर भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो है किताब में देखेंगे तो इसको जो है क्या लिखा हुआ है डिस्क, DISC, और ये डॉट लगा के डिस्क लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस शब्द से जो है मैं आपको वाकिफ करा दूं और फिर जो है आगे मैं बढ़ती हूँ। ठीक है, क्या है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको ही कहते हैं विवेचक, या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे जो है विचित्र हल ज्ञात करने के दो तरीके हैं। तो पहला एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है इसका, और उसके बाद जो हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा सीधा पूरा मेथड नहीं करेंगे, उसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है आपको विधि क्या है कि fxy में कोई भी समीकरण दी हुई होगी, चलिए ये दी हुई है, इसको नाम 1 दे देते हैं। फिर जो है ये जो f, चलिए x y p तीनों होंगे उसके अंदर, फिर जो है इसी का p के सापेक्ष जो है हम लोग क्या करेंगे आंशिक अवकलन करेंगे और उसको 0 के बराबर नाप देंगे। फिर इन दोनों में से 1 और 2 में क्या करेंगे कि p का विलोपन करेंगे, p का विलोपन करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन करेंगे किसका,
P का, दो इक्वेशंस दी हुई है, उन दोनों इक्वेशंस में से जो क्या करेंगे, इस P का जो है एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, फिर जो है करने के बाद जो है हमें कुछ ना कुछ समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है, कुछ जो है कौन सी, इस तरह से ऐसी, इसको नाम अलग दे देते हैं, कैपिटल में नाम दे देती हूँ ऐसी मुझे, हाँ, जिसको मैंने नाम दे देती हूँ EXY। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, ई लिख दिया इसको। चलिए इतना काम कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि समीकरण 1 का, फिर मैं करूंगी समीकरण 1 का व्यापक हल। तो चलिए व्यापक हल मुझे मिला GXYC। अब जहां पे भी P होगा, अब जब P जो है वो निकल जाएगा, जो भी समीकरण आएगी हमारी अचर के साथ आएगी। ठीक है, जो भी समीकरण आएगी मेरी किसके साथ आएगी, अचर के साथ आएगी। फिर जो है क्या करूंगी, ये जो मेरे पास G है ना, इसका मैं C के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करूंगी और इज इक्वल टू 0 नाम दे दूंगी। इसको इक्वेशन को नाम मैं 3 देती हूँ, इसको 4 देती हूँ। देखिए यही प्रोसीजर मैं अभी आपके एग्जाम्पल के साथ करने वाली हूँ, सेम प्रोसीजर, लेकिन पहले मैं आपको थियोरेटिकली बता दूं। सबसे पहले समीकरण दी हुई है, उसका P के सापेक्ष आंशिक अवकलन, दोनों में से P का विलोपन यानी एलिमिनेशन ऑफ P। फिर उसका मैंने व्यापक हल ज्ञात किया, जो कि किस में मिलेगा, C में मिलेगा। उसका फिर से जो है C के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन। फिर जो है ये 3 और 4 में से जो है, 3 और 4 में से C का विलोपन, समीकरण 3 व 4 में C का विलोपन करेंगे। जैसे मैंने विलोपन किया तो मुझे जो है फिर से एक समीकरण प्राप्त हुई EXY। अब देखिए यहाँ पे भी मैं EXY लिख रही हूँ, यहाँ पे भी EXY लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों का विलोपन करेंगे तो XY में फलन प्राप्त होगा, इन दोनों का विलोपन करेंगे तो भी मुझे XY में फलन प्राप्त होगा, और दोनों ही फलन बराबर होने चाहिए। यहाँ पे भी जो मिलेगा वही का वही यहाँ पे, तो दोनों ही अगर बराबर मिलते हैं, दोनों ही अगर बराबर मिलते हैं तो वो हमारा कहलाता है विचित्र हल, जो हमारा कहलाता है विचित्र हल। तो देखिए अब यही प्रोसीजर जो मैं अपनाने जा रही हूँ, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन ये है कि निम्न अवकल समीकरण का व्यापक हल एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि निम्न समीकरण का व्यापक एवं विचित्र हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन करा लूं, इसके बाद मुझे आपको डेफिनेशन भी लिखानी है। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखानी है, क्योंकि डेफिनेशन भी जो है वो पूछी जाती है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो वही चीज जो है मुझे उसके परिभाषा में लिखनी है। तो क्वेश्चन ये है कि साइन और x dy बाय dx और यहां पर cos y, दिस इज इक्वल टू cos x इंटू dy बाय dx और साइन y प्लस p। सबसे पहले जो है dy बाय dx इज इक्वल टू जो है हम लोग स्मॉल p पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन xp cos y इज इक्वल टू cos xp साइन y प्लस p। अब जो है इस टर्म को मैं इस तरफ लेके आती हूं, तो ये हो जाएगा साइन xp cos y माइनस cos xp साइन y इज इक्वल टू p। तो ये तो क्या है आपका साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन xp माइनस y इज इक्वल टू p, साइन xp माइनस y इज इक्वल टू p। तो अब जो है इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, xp माइनस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स p। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर xp माइनस साइन इनवर्स p, जो कि क्लॉरेट फॉर्म में है
क्लोरेट रूप में है, देयरफॉर समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स p, ठीक है, साइन इनवर्स p। अब ये जो है आपका कौन सा है, अब मैं नाम दे देती हूँ, एफ एक्स वाई पी जो है आपका समीकरण है, ये y माइनस एक्स पी प्लस साइन इनवर्स p, और जी एक्स वाई जो है जी एक्स वाई सी आपका समीकरण है y माइनस सी एक्स प्लस साइन इनवर्स c, ठीक है, दो समीकरण आ गए। अब जो है इसको नाम मैं 1 दे रही हूं, इसको नाम 2 दे रही हूं, इसको नाम 1 दिया, इसको नाम 2 दिया। अब जो है 1 का p के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू p, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा x, और ये होगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में x स्क्वायर माइनस 1/x, x स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। अब ये तो आ गया p की वैल्यू, p की वैल्यू जो है हमारी समीकरण में जो है रखनी है, जो हमारी मेन जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू समीकरण 1 में मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन x, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे क्या था कि साइन इनवर्स था, ठीक है, साइन इनवर्स था, तो ये हो जाएगा कि माइनस साइन इनवर्स, और इसमें भी आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो देखिए ये आया, पहले में जो है EXY जो है, देखिए यहाँ पे कोई भी अचर नहीं है, सिर्फ x और y के पद ही है, x और y के पद ही है। तो उसी तरह से जो है समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, c के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करते हैं, ठीक है, समीकरण 2 का c के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर जो है समीकरण डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू c, तो फिर से वही आएगा, क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सेम वही, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो c का मान जो है 2 में रखने पर, ठीक है, c का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर तो सेम वही आएगा। तो y इज इक्वल टू, ठीक है, ये होगा कि x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और माइनस साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में और अपॉन एक्स। यहाँ पे जो है ये एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, तो देखो आप दोनों ही सेम आ रहे हैं, दोनों ही सेम
आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन जो है बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। यहाँ पे जो है एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही समीकरण में एक्स चला जाएगा। तो देखिए ये जो है मैंने क्या फाइंड किया, ये सी विवेचक फाइंड किया, वो मैंने पी विवेचक फाइंड किया। ठीक है, जो आपके लिए जो हल ज्ञात किया वो है आपका कौन सा, पी विवेचक। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पी विवेचक, यानी कि पी डिस्क, डिस्क्रिमिनेंट का सिर्फ DISC डिस्क, और ये है आपका सी विवेचक जो कि लिखेंगे सी डिस्क, जो लिखेंगे सी डिस्क। तो देखिए इस तरह से जो आपके विचित्र हल जो है ज्ञात किए जाते हैं